लीजिए सुनिए डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी काला सांड, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। आखिर उस काले सांड ने उसे ऐसे जकड़ लिया जैसे चोट खाया कोबरा हाथ पैर में जहां भी लिपट जाए अपनी गिरफ्त में कस ले। उसने सोचा था कि काला सांड का मसला है तो ज्यादा से ज्यादा एक आध कोई मजेदार घटना होगी जो किसी कहानीकार के लिए शायद काम की साबित हो और उससे कोई कहानी बन जाए। लेकिन ताज्जुब ये है कि जिसमें मुकदमे और वकालत की बात कल्पना से एकदम बाहर थी, उसमें उसे मुकदमा चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल वो मुकदमे से बहुत तंग आ गया था। उसने महसूस किया था कि वकील होना एक मुसीबत पालना है, खास तौर से उस कस्बे में जिसमें तहसील भर हो। लोग छोटी छोटी बातों पर लड़ बैठते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। जब देखो तब कोई ना कोई जरा सी बात पर अपनी नाक कटती देखता है और तुरंत दौड़ा आता है। हर आदमी यही सोचता है कि चाहे घर की मोरी का मामला हो या घूरे पर कूड़ा डालने का, कानून का पंजा जादुई करिश्मा दिखाता है और इसीलिए कुछ लोग तो कचहरी के आदमी होकर ही रह जाते हैं। वकील भी उन्हें इज्जत देता है क्योंकि उसके पेशे के कर्णधार वे ही लोग होते हैं। कुमुद ने जब वकालत शुरू की थी तब से बेहद शौक था और वो सबका ख्याल रखता था। सोचा करता था कि कस्बे के सारे भ्रष्टाचारों को खत्म कर दूंगा। कानून का हथियार इतना पैना होता है कि उसके सामने चालाक से चालाक अपराधी नहीं ठहर सकता। पर उसके सारे संकल्प धरे के धरे रह गए। लोग उससे कानून के द्वारा भ्रष्टाचार करवाना चाहते हैं। इस वजह से वो इतना तंग आ गया था कि उसने मुकदमा लेना ही छोड़ दिया था। कुमुद के परिवार में केवल उसकी पत्नी शारदा और पुत्री सुमति ही थी। इस कारण उसे मुकदमा न लेने से कोई फर्क नहीं पड़ा। शारदा को उसका कमरे में यूं ही पड़े रहना और किसी उधेड़ बुन में खोए हुए पूरी दोपहर काट देना जरूर खलने लगा था। उसे क्या मालूम कि कुमुद अब वकालत से ऊबकर कविता कहानी में डूबने लगा है। शाम को कुछ कवियों और लेखकों की बैठक जमती देख उसे शक हुआ था कि फिर एक बार वे उसे अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। इसीलिए उसने अपने पति की घेराबंदी काफी मजबूत कर ली थी और हमेशा इस घात में रहती थी कि कोई मुवक्किल फंसे। जैसे ही कोई घंटी बजाता वो स्वयं दौड़कर दरवाज़ा खोलती और उसकी पूरी जानकारी लेकर उसे बैठने के लिए कहती या कोई बहाना बनाकर टाल देती। अभी 2 दिन से लगातार वर्षा हो रही थी जिसका पूरा पूरा फायदा कुमुद को मिला था और शारदा उदासी के द्वीप पर खड़ी पानी रुकने का इंतजार करती रही थी। कभी कभी बिल्ली के भाग्य से भी छींका टूटता है और आखिर वो वक्त भी आ गया। अचानक घंटी 2 बार बजी। इतनी वर्षा में यदि कोई आया होगा तो मुवक्किल ही होगा। इतना अंदाज लगाकर उसने कहा था, कोई आपसे मिलने आए हैं। उसने बहुत बेरुखी से उत्तर दिया था, कह दो कि नहीं है, तुमसे पहले ही कह देता हूं कि अब कोई मुकदमा नहीं लूंगा। फिर क्या करेंगे? सवाल काफी वजनी था जिसे संभालने के लिए काफी धीरज चाहिए, जबकि उसमें टालने की जल्दी थी। शायद प्रतिक्रिया तेज होती, पर उसी समय घंटी बजने लगी थी और शारदा को जाना पड़ा था। लौटकर उसने कहा था, मुकदमे की बात नहीं है, कोई सांड का मसला है। कैसा सांड? काला सांड शहर में कुछ दिनों पहले आया है। फिर मैं क्या कर सकता हूं उसके लिए? ताज्जुब जानो। उनका कहना है कि काले सांड की चर्चा तो गली गली है, फिर वकील साहब नहीं जानते। पत्नी की इस दलील से काला सांड कुछ दिलचस्प लगने लगा था और कहानी लिखने के मूड में ऐसे बहुचर्चित प्राणी को कैसे छोड़ा जा सकता था। काफी समय से वो इस खोज में था कि कहानी के लिए कोई अच्छा पात्र मिल जाए और वो अनेक जमे जमाए पात्रों की चीड़ फाड़ करता रहा था। इतना अच्छा मौका उसे कभी न मिलता कि कहानी का प्लॉट खुद बैठक में उसकी प्रतीक्षा में हो। एक क्षण की देरी किए बिना वो सीधा कमरे में चला गया और दोनों व्यक्तियों को किस्सा गो समझकर पूछ बैठा, क्या है काले सांड का किस्सा? गोरे पुरोहित और नन्हे यादव अपनी मुराद पूरी होते देख खुश थे। पुरोहित ने बड़े चाव से कहना शुरू किया था, वकील साहब, शहर में एक काला सांड आया है जिसने गजब ढा दिया है। वो बैलगाड़ियों में जुते बैलों पर चुपके से हमला करता है और उन्हें तब तक खदेड़ता है जब तक वे जुआ फेंक कर आजाद नहीं हो जाते। उसने उत्सुकता दिखाते हुए टोका था, बड़ा क्रांतिकारी सांड है, सारे बैलों को गुलामी से छुटकारा दिलाना चाहता है। पुरोहित और उत्साह से कहने लगे थे, हम लोग ज्यों ही बैल जोतकर और माल भरकर गांव से बाहर निकलते हैं वो आ जाता है। उसे आता देख हम बैल खोल देते हैं तो वो उन्हें सूंघ कर चला जाता है।
लेकिन दोबारा जोतकर कुछ दूर जाने पर फिर वही करना पड़ता है। बहरहाल शहर से स्टेशन जाना या स्टेशन से लौट कर आना मुश्किल हो गया है। मजदूरी करना बिल्कुल बंद है। समस्या को समझकर उसने अपनी लाचारी जाहिर कर दी थी। अजीब बात है, लेकिन क्या कोई घटना को सच मानेगा? नन्हे यादव तपाक से बोल पड़े थे। सच झूठ तो बच्चा बच्चा जानता है। 2-4 बार के बाद लोग इकट्ठे होने लगे थे और कभी कभी तो भारी भीड़ जमा हो जाती थी, लेकिन साण किसी से नहीं डरा। पूरी बस्ती गवाह। सही है, पर आप रोज देखते हैं कि दिनदहाड़े भरे चौराहे में गोली चलती है, हत्या होती है। कि इतने सारे लोगों में कोई गवाह मिलता है? कभी नहीं। हम हद से ज्यादा कायर हो चुके हैं। इतने बेबस कि सच कहने की हिम्मत नहीं। नहीं वकील साहब, गवाह तो सैकड़ों मिल जाएंगे, यादव ने उत्तर दिया था और अफसोस सा करते हुए बोले थे, क्योंकि साण एक निरीह जानवर है। वो यदि अपने भाइयों को आज़ाद करता है तो इसमें उसका कौन सा कसूर है? खैर, मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या मदद कर सकता हूं। यादव ने करुण स्वर में अपनी व्यथा सुनाना शुरू किया। वकील साहब, जब से बैलों का जोतना बंद हुआ है तब से उनकी हालत खराब है। मेरे 4 बैल बीमार हैं। पशुओं के डॉक्टर का कहना है कि इस बीमारी का इलाज मुश्किल है। बैल मर जाएंगे तो हम गरीबों का कोई सहारा नहीं है। अब आप ही बताएं कि हम क्या करें। उसने मुस्कुराकर इतना ही समाधान पेश किया था। आपकी बात सच है। बैलों की आदत जुआ में जुतने की थी। नहीं जुते तो बीमार पड़ेंगे ही, और इस बीमारी का इलाज कोई डॉक्टर नहीं कर सकता। इस सटीक तर्क से दोनों निराशा में डूब गए थे। फिर क्या करें वकील साहब, कोई रास्ता तो बताएं। इस बदकही में उसे रस आ रहा था। जितनी गहराई से वो उस घटना पर विचार करता, उतना ही उसका लगाव बढ़ता जाता। धीरे धीरे काला साण उसके दिमाग पर ऐसे छा गया जैसे सावन की काली घटा, और फिर कुछ क्षणों में काले धब्बे सा छोटा होकर गायब हो जाता। इस उतार चढ़ाव की दोहरी मानसिकता में वो कुछ देर तक जीना चाहता था, इसलिए उसने उन दोनों को टरकाना उचित समझा था। यादव जी, आदमी भले ही अपनी जिम्मेदारी ना समझे, पर काला साण तो अपने समाज का मसीहा है। उसे खूब खिलाइए पिलाइए, उसकी पूजा कीजिए, तभी आपकी समस्या हल हो सकती है। शायद उसके गले में महिमा का तौक पहना देने से वो मेहरबानी करने लगे, या फिर बैलों को अपने आंगन में जोतिए, उनकी गर्दन पर जुआ रखिए तो वे तंदुरुस्त और खुश रहेंगे। इस सुझाव पर पुरोहित ने नम्रता से कहा था, आप तो मजाक कर रहे हैं वकील साहब। हमने नगरपालिका को प्रार्थना पत्र दिया था कि वो कोई इंतजाम करे, पर उसका कोई असर नहीं हुआ। अब आप हमारी तरफ से नोटिस दे दें, पैसे चाहे जितने खर्च हो जाएं। नोटिस किसको? क्या काले साण को? लेकिन इतने महान क्रांतिकारी के खिलाफ? कभी नहीं। नगरपालिका अध्यक्ष को? लेकिन उसका क्या अपराध है? उसने समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें संतोष न हुआ था। पुरोहित किसी रहस्य को खोलने के स्वर में फुसफुसाए थे। असल में अध्यक्ष हमसे नाराज है, वोट न देने का बदला निकाल रहा है। साणवाण कुछ नहीं, उसकी राजनीति की चाल है। कैसे? उसने गंभीर होकर प्रश्न किया। काले साण को कहीं से बुलवाकर खुली छुट्टी दे रखी है। दोनों ने राजनीति की तुरुप मारकर उसे चकित कर दिया था। उनके बदले तेवर पढ़कर उसे साण वाली राजनीति पर सोचना जरूरी लगा था। ये तय था कि जब तक नोटिस नहीं दिया जाता तब तक ना तो राजनीति की गांठ खुल सकती है और न कहानी आगे बढ़ सकती है। इसलिए उसने संकेत दे दिया था, ठीक है, अध्यक्ष को नोटिस देने से मुकदमा बन जाएगा, पर गवाही का जुगाड़ किए रहना। उसके आश्वासन से दोनों खुशी खुशी चले गए थे, पर उसे उस काले साण ने बेचैन कर दिया था। वो उसे बिना देखे ही प्यार करने लगा था भी वो इस लायक। गुलाम बैलों को मुक्त करना कितना महत्वपूर्ण संकल्प था। जानवरों तक में इतनी समझ है कि वे अपनी जाति या समाज की हालत पर तरस खाकर आज़ादी की अगुवाई करते हैं। अगर ऐसी सनक सब में आ जाए तो फिर जिंदगी का ढर्रा ही बदल जाए। शारदा ने बीच में टोक दिया, अरे अकेले बैठे क्या सोच रहे हैं? वे लोग कब चले गए? कुछ मामला बना या नहीं? उसने कुर्सी से उठते हुए कहा, काले साण का मामला क्यों नहीं बनेगा? तुम जानती हो कि आज हर आदमी आज़ादी के लिए कुलबुला रहा है, क्योंकि वो गुलामी जरा भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। अगर जानवर भी विद्रोह करने लगे तो उसमें बुराई क्या है? हाँ, इतना जरूर है कि कुछ लोग दूसरों को गुलाम रखना चाहते हैं और हर समस्या ऐसे ही खड़ी कर दी जाती है। समस्या? हाँ, नेतागिरी का रोग अब शायद जानवरों में भी फैल रहा है, नहीं तो काला साण ही क्यों आगे आता?
लगता है कि काला सांड आपके दिल दिमाग में बैठ गया है। शारदा का अंदाज बिल्कुल सही था और उसके मन ने चुपचाप उसे मंजूर कर लिया था। काला सांड मन की गहराई में इतने नीचे उतर गया था कि वो कहानी लिखने के लिए विवश करने लगा था। लेकिन उसके सामने एक सवाल खड़ा था कि कहानी बनेगी कैसे। मन में आया कि आजकल तो ऐसी ही बन जाती है, फिर ज्यादा कोशिश क्यों की जाए। आखिर कहानी तो कहानी ही है, लिखने का एक फैशन है। जैसा चल गया चलता रहा, लेकिन मन है कि मानता नहीं। उसने नगरपालिका के अध्यक्ष को नोटिस दे ही दी। नोटिस देने और मुकदमे की कार्रवाई से शारदा ने सोचा था कि उसका वकील फिर जाग उठा है। मुकदमा चलेगा, अध्यक्ष कटघरे में खड़े होंगे और जनता की भीड़ जुड़ेगी। सांड का मुकदमा है, इसलिए चर्चा का विषय भी बनेगा और फलस्वरूप वकील जीत जाएगा। जीत बहुत जरूरी है धंधे के लिए। अगर इस बार असफल रही तो फिर वकालत हमेशा के लिए गई। लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा। आखिर मुकदमा शुरू हुआ और कस्बे में हलचल मच गई। कचहरी के सामने लोगों के झुंड आते और अंत तक जमे रहते। उस दिन तो सारी बस्ती टूट पड़ी, जिस दिन गवाही होनी थी। अध्यक्ष ने पूरा जाल फैलाकर गवाह अपनी तरफ कर लिए थे। बस्ती के लोग सच कहने को भी तैयार नहीं थे। बुद्धिजीवी राजनीति का बहाना बनाकर कट गए थे। सच कहने की हिम्मत जैसे बिल्कुल चुक गई थी। तब बचा था केवल वही काला सांड। काला सांड जिसे न तो वकील बरगला सकते हैं और न अध्यक्ष डरा धमका सकते हैं। मानो वही अकेला प्राणी था जिसे झूठ नहीं फुसला सका। लेकिन सवाल तो ये है कि आज वो आता है कि नहीं। बैलगाड़ी मैदान के बीचों बीच खड़ी थी। एक तरफ कुछ ऊंचाई पर रखी कुर्सी पर न्यायाधीश बैठे थे और सारी कार्रवाई देखने के लिए चौकन्ने थे। उनकी दाएं तरफ अध्यक्ष को घेरे नेताओं का झुंड बार बार हंसी के झनकारे छोड़ रहा था। उनकी नजरें बहुत दूर तक दौड़ती और तुरंत लौटकर मखौल की मुद्रा में थोड़ी देर ठहरती, फिर ठहाकों में फूट पड़ती। बाईं तरफ खड़े थे उनके मुवक्किल, जो कभी उलझन में इधर उधर टहलने लगते और कभी उसके पास आकर फुसफुसाने लगते। मैदान के तीनों ओर भारी भीड़ थी, जो सांड की प्रतीक्षा में कभी खामोश हो जाती और कभी अपनी आवाज़ों से मैदान गुंजा देती। सभी उत्सुक थे कि सांड आता है या नहीं। कुमुद चुपचाप बड़ा आनंद ले रहा था। उसके चेहरे पर दर्प की दीप्ति ऐसे नाच रही थी जैसे कि पूरे नाटक का सूत्र उसकी मुट्ठी में बंद हो। जब 1 घंटे के ऊपर हो गया और सांड नहीं आया, तब उसके मन में चिंता हुई। न्यायाधीश ने उसकी तरफ देखकर संकेत किया और उसने उनके पास जाकर अपील की, श्रीमान, गाड़ी को थोड़ी दूर चलने की अनुमति दें, तो शायद सांड की प्रतिक्रिया तीव्र हो। न्यायाधीश की आज्ञा पाती ही बैलगाड़ी थोड़ी दूर चली ही थी कि सांड आ गया, एक क्रांतिकारी की तरह झूमता हुआ। न किसी से भय, न किसी से शिकायत। सीधा आकर उसने विद्रोह की मुद्रा में बैलों को देखा और उन्हें खदेड़कर जुए से अलग कर दिया। भीड़ ने तालियां बजाकर उसकी जय जयकार की, पर उसे कोई मतलब न था। वो तो अपनी जिम्मेदारी निभाकर चलता बना, एक निष्काम कर्मयोगी की तरह। कोर्ट से लौटकर वो शारदा को सारा किस्सा सुना रहा था और वो सारी जिज्ञासा उड़ेलकर सुनती जाती थी। उसने उसे ये नहीं महसूस होने दिया कि तमाशा देखने वो भी गई थी। अगर वो बता देती तो शायद उसे उत्साह न होता। सब कुछ सुनने के बाद शारदा ने पूछ ही लिया, अब क्या होगा? अब तो मुवक्किल जीत गए ना। शारदा, कहानी का मजा इसी में है कि पाठक को कुछ न मालूम हो। आगे क्या होगा ये तो ना कहानीकार जानता हो न पाठक। पर एक वकील को अपने लक्ष्य की पूरी पहचान जरूरी है, ठीक उसी तरह जिस तरह धनुर्धारी अर्जुन को चिड़िया की आंखें ही दिखती थी और कुछ नहीं। शारदा का निशाना समझकर भी वो बहस से बचना चाहता था, इसलिए उसने अपने कमरे में जाना ठीक समझा था। लेकिन तभी किसी ने घंटी बजाई। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला, एमएलए के साथ अध्यक्ष महोदय बैठक में आ धंसे। धीरे से बोले, बधाई वकील साहब, गजब का तमाशा दिखाया। अब तो आपका नाम टॉप पर हो गया। शर्मा वर्मा सब धरे रह गए। कैसी बात करते हैं राय साहब, मैं तो वकालत का धंधा छोड़ चुका हूं। ये तो बैठे ठाणे का स्वांग था। उन्होंने काले सांड की कहानी सुनाई और मैंने उसे आगे बढ़ाने का काम कर दिया। उसने उत्तर दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया में राय साहब ने सीधा समर्पण कर दिया था। वकील साहब, अब समस्या कैसे सुलझे? जनता के सामने कितना नीचा देखना पड़ेगा? उसने गंभीरता का एहसास दिखाते हुए कहा, अब क्या कर सकता हूं, आप ही बताएं। विधानसभा के सदस्य और कस्बे के नेता दलाल साहब एकदम हंस पड़े। जरा सी बात है वकील साहब, मुकदमा वापस ले लें और समझौता कर लें। वो भी हंसा।
नेताजी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मुवक्किलों से बात कर लें, उनकी मजदूरी का सवाल हल हो जाए, और कोई दिक्कत नहीं है। उसकी तटस्थता का अंदाज लगाकर नेताजी चुप हो गए, पर राय साहब दाल न गलती देखकर हथियार डालकर बोले, वकील साहब, मेरी प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। सब आपकी मेहरबानी पर निर्भर है। चाहे जैसा करे, मेरी पगड़ी बचा ले। अध्यक्ष के बिना शर्त समर्पण पर उसका वकील खिलखिलाकर हंस पड़ा था, पर कहानीकार एकदम पिघल गया था। उसने तुरंत मान लिया था, मुवक्किलों से राय लेकर कोई रास्ता निकालूंगा। मुकदमा वापस लेना उन्हीं पर निर्भर है। खास समस्या तो मजदूरी की है। दोनों ने उठकर उसे छाती से लगा लिया। वकील साहब, हम ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। एहसान की बहार ने उसके फूल जैसे मन को खिला दिया था, और गर्व से इतना ही कहा था कि काले सांड के नुकीले सींग उसकी छाती में धंस गए। वो अचानक अंधड़ की तरह आया और सारी पंखुरियां बिखेर गया। भावुकता के इस बहाव को मोड़ दिया शारदा ने। कौन आया था? अध्यक्ष, राय साहब और एमएलए दलाल साहब। कोई भी आए, मुकदमा वापस नहीं लेना और न समझौता करना है। आज पूरे कस्बे में चर्चा है, कल पूरे प्रदेश में होगी और 2-4 दिन में हर देश में। इसलिए झुकने का सवाल ही नहीं। काला सांड तो आपके लिए वरदान साबित होगा। उसने शारदा की तरफ गौर से देखा था और महत्वाकांक्षाओं का हिसाब लगाना शुरू किया था कि उसके सामने सारे दृश्य चित्रपट की तरह घूम गए थे। सांड देवता की विशाल काय मूर्ति की तरह खड़ा हो गया था और उसकी हर दृष्टि खुर्दबीन के लेंस जैसी कई गुनी बढ़ गई थी। वो अपने को पहचान नहीं पा रहा था कि वो वही वकील है या वही कहानीकार। मुश्किल ये हो गया कि परित्यक्त वकील के सामने अपनाया कहानीकार बहुत बौना दिखने लगा था। कहानी भी लंबी होती जा रही थी और उसका अंत द्रौपदी के चीर की तरह बढ़ता जाता था। आखिर कहानी का अंत कैसे हो? कई दिनों तक संवेदनों की रंगोली चलती रही और एक दिन एक बड़ा जुलूस निकला। सबसे आगे था मजबूत काठी का विशालकाय काला सांड, जिसकी गर्दन पर एक भारी जुआ रखा था और जिसके पैर रस्सियों से जकड़े थे। वो धीरे धीरे चल रहा था, अपनी दर्पीली आंखों में, और फिर तमाशवीन भीड़ जो इन सब को मनोरंजन करने वाला तमाशा समझ रही थी। गाजे बाजे के साथ निकला उस स्वतंत्रता सेनानी का अविस्मरणीय जुलूस। जैसे ही उसने देखा, उसकी आंखों का सारा गर्व ढह गया। उसका कहानीकार रो पड़ा, पर वकील तनकर खड़ा हो गया। कह नहीं सकता कि जीत किसकी होगी, लेकिन उसने महसूस किया था कि वो भी एक काला सांड है, जुए से दबा और रस्सियों से बंधा हुआ। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद गुप्त की लिखी कहानी काला सांड, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।